और गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मैं मनप्रीत सिंह बीए पार्ट सेकंड इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट पेपर में हमने 3 पोएमें की जो फर्स्ट यूनिट थी। अब सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले एक ऐसे है जो स्टोरी के रूप में है जिसके लेखक है एडवर्ड वेरल लुकस। बीए फर्स्ट ईयर में जो हमने लेखकों को पढ़ा, चार्ल्स लैम थे या उस प्रकार के एसेज थे, उसके आगे के एसेज जो हैं अब हम 20वीं सेंचुरी के जो लेखक हैं उन लेखकों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला जो है एडवर्ड वेरल लुकस का एक ऐसे है, एक स्टोरी के रूप में ऐसे है जिसका नाम है थर्ड थॉट्स उसका ऐसे का नाम है। एडवर्ड वेरल लुकस के बारे में सबसे पहले अबाउट द एसेइस्ट। एडवर्ड वेरल लुकस CH, जिसका उन्हें अवार्ड मिला हुआ था, एक उपाधि होती है द ऑर्डर ऑफ कंपेनियन ऑफ ऑनर, जो कॉमनवेल्थ रेल्म में किसी विशेष व्यक्ति को दिया जाता है। इनका पूरा नाम एडवर्ड वेरल लुकस, EV लुकस लिखा मिलता है। एडवर्ड वेरल लुकस, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनका जन्म हुआ 11-12 जून 1868 और इनकी डेथ हुई 26 जून 1938। ही वॉज एन इंग्लिश ह्यूमरिस्ट, वो एक व्यंगकार थे, एसेइस्ट थे, प्ले राइट थे, बायोग्राफर थे, पब्लिशर थे, पोइट थे, नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर और एडिटर। तो ये एक प्रोलिफिक राइटर थे। बोर्न टू अ क्वैकर फैमिली इन एल्थम। क्वैकर्स जो होते हैं ये एक प्रकार की धार्मिक शाखा है क्रिश्चियनिटी की। क्वैकर्स जो होते हैं उन्हें फ्रेंड्स भी कहा जाता है, चर्च ऑफ फ्रेंड्स, जो ये मानते हैं कि हर व्यक्ति जो है उसी में आप हर व्यक्ति में एक अच्छाई को देखा करो। तो क्वैकर जो है एक प्रकार की रिलीजियस फैमिली होती है जो अलग प्रकार से सोचती है ट्रेडिशनल कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट से। ही वॉज बोर्न टू अ क्वैकर फैमिली इन एल्थम ऑन द फ्रिंजेस ऑफ लंडन। लंदन के बाहर एल्थम में उनका जन्म हुआ। लुकस बिगेन वर्क एट द एज ऑफ 16। उन्होंने 16 साल की उम्र में काम शुरू कर दिया। क्या काम? अप्रेंटिस टू अ बुक सेलर। एक बुक सेलर के पास उन्हें काम सीखने के लिए लगा दिया गया। अप्रेंटिस का मतलब जब कोई काम सीखने के लिए अपने से सीनियर के साथ, जैसे बच्चे काम सीखने के लिए लग जाते हैं वैसे। आफ्टर दैट ही टर्न टू जर्नलिज्म। उसके बाद वो जर्नलिज्म की और पत्रकारिता की ओर मुड़े एंड वर्क ऑन अ लोकल पेपर इन ब्रिटेन जो है वहाँ पे इन्होंने एक लोकल पेपर के लिए काम किया। एंड देन ऑन अ लंदन इवनिंग पेपर, फिर लंदन के एक संध्या अखबार के लिए उन्होंने काम किया। ही वॉज कमीशन्ड टू राइट अ बायोग्राफी ऑफ बर्नार्ड बर्टन द क्वैकर पोइट। क्योंकि खुद ये क्वैकर फैमिली से थे तो बर्नार्ड बर्टन की इन्हें एक बायोग्राफी लिखने का भी काम मिला जो क्वैकर पोइट थे। दिस लेड टू फर्दर कमीशंस। इसके बाद उन्हें और कमीशन यानी और काम इस प्रकार के मिले, इंक्लूडिंग एडिटिंग द वर्क ऑफ चार्ल्स लैम। और सबसे जो इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स में से एक गिना जाता है वह चार्ल्स लैम के वर्क्स को एडिट करना और उनके बारे में लिखना। लुकस जॉइन द स्टाफ ऑफ द ह्यूमरस मैगजीन पंच इन 1904। पंच एक मैगजीन है, एक पीरियोडिकल मैगजीन थी और इसका एडिटोरियल स्टाफ में ये जुड़ गए। ये एक ह्यूमरस मैगजीन थी जो व्यंग लिखती थी और पंच के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एडवर्ड वेरल लुकस किस मैगजीन के लिए काम करते रहे। ये इन्होंने ज्वाइन की 1904 में एंड रिमेन देयर फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और उसके लिए ये अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए काम करते रहे। ही वाज प्रोलिफिक राइटर, मोस्ट सेलिब्रेटेड फॉर हिज शॉर्ट एसेज। हालांकि वो एक प्रोलिफिक राइटर थे, हर प्रकार की लेखनी वो लिखते थे, लेकिन मुख्य तौर पे उन्हें अपने शॉर्ट एसेज के लिए जाना जाता है। बट ही ऑल्सो प्रोड्यूस्ड वर्सेस, नॉवेल्स एंड प्लेस। इसके अलावा उन्होंने वर्सेस कविताएं लिखी, नॉवेल्स लिखे और प्लेस भी लिखे। फ्रॉम 1908 टू 1924, 1908 से लेकर 1924 तक लुकस कंबाइंड हिज वर्क एज अ राइटर विद दैट ऑफ पब्लिशर्स रीडर फॉर मैथ्यून एंड कॉरपोरेशन। मैथ्यून एंड कॉरपोरेशन के लिए भी इन्होंने काम किया 1908 से लेकर 1924 तक। एंड इन 1924 ही वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द कंपनी। फिर 1924 में ये उस कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी बन गए थे। लुकस क्वैकर बैकग्राउंड, क्योंकि ये खुद क्वैकर फैमिली से बिलोंग करते थे, लेड टू अ कमीशन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स। सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स जो है वो क्वैकर की एक सोसाइटी, एक संस्था है, उसके द्वारा इन्हें कमीशन किया गया क्योंकि ये खुद क्वैकर फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके ऊपर जुम्मा सौंपा गया फॉर अ बायोग्राफी ऑफ बर्नार्ड बर्टन। इसका जिक्र पहले आ चुका है, द क्वैकर पोइट एंड फ्रेंड ऑफ चार्ल्स लैम।
तो चार्ल्स लैम्ब के एक मित्र और क्वैकर पोइट थे जिनके बारे में लिखने का इन्हें जुम्मा सौंपा गया, उनकी बायोग्राफी। द सक्सेस ऑफ द बुक वाज फॉलोड बाय फर्दर कमीशंस फ्रॉम लीडिंग पब्लिशर्स। जब ये बुक काफ़ी सफल रही, इनकी लिखी हुई बायोग्राफी काफ़ी सफल रही, तो इन्हें और भी काम करने के कमीशंस यानी इन्हें और भी काम मिला इसी प्रकार के काम, बायोग्राफिकल काम लिखने के लिए। The most important of these commissions was a new edition of Charles Lamb's works। लैम्ब के बारे में हमने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी था, तो लैम्ब के और वर्क्स के बारे में भी लिखने का इन्हें काम मिला। विच इवेंचुअली अमाउंटेड टू 7 वॉल्यूम्स, जो लिखते लिखते 7 वॉल्यूम जितना इनका वर्क बन गया। विद एन एसोसिएटेड बायोग्राफी, उनके वर्क्स जो इकट्ठे करके इन्होंने एडिट भी किए और साथ में एक एसोसिएट करके इन्होंने बायोग्राफी भी ऐड की। ऑल पब्लिश्ड बिटवीन 1903 एंड 1905, 1903 से लेके 5 के बीच वो सभी 7 वॉल्यूम और बायोग्राफी जो है वो छपी। हिज लाइफ ऑफ लैम्ब इन्फ्लुएंस्ड मैनी लेटर राइटिंग्स, उनकी लाइफ ऑफ लैम्ब जो है वो काफ़ी सेमिनल वर्क था, जिसके बाद और लेखकों ने भी उसी प्रकार के वर्क्स लिखे। इन 1904, while in the middle of his work on Lamb, he joined the staff of Punch, remaining there for more than 30 years। 30 सालों तक वो पंच के भी साथ जुड़े रहे। His famous works include, उनके जो फेमस वर्क हैं वो इंक्लूड हैं उनमें लिसनर्स ल्योर 1905, One Day and Another 1909, Old Lamps Were New 1911, Loiter's Harvest 1913, Cloud and Silver 1916, Arover I Would Be 1928, and hundreds of more essays and works। इसके अलावा सैकड़ों एसेज और वर्क्स उन्होंने लिखे जिनकी लिस्ट आप विकीपीडिया से या इंटरनेट से देख सकते हैं। जो ये ऐसे है अबाउट द थर्ड थॉट्स जो है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द टाइटल थर्ड थॉट्स इज़ ह्यूमरसली इंस्पायर्ड बाय आइडम सेकंड थॉट्स। एक आइडम है सेकंड थॉट्स, जब आप सेकंड किसी बात के बारे में दूसरी बार विचार करते हैं, जब आप किसी भी मैटर के बारे में सेकंड रिकन्सिडरेशन करते हैं, उसी से इंस्पायर ये एक व्यंग्यात्मक टाइटल है थर्ड थॉट्स, कि एक बार आपने जो डिसाइड कर लिया फिर आप सोचते हैं नहीं मुझे सेकंडली इसके ऊपर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है, वो होता है सेकंड थॉट्स। लेकिन थर्ड थॉट्स ये एक ह्यूमन नेचर के ऊपर इनका व्यंग है। मीन्स एन ओपिनियन और रेजोल्यूशन रीच्ड आफ्टर रिकन्सिडरेशन, जब आप किसी ओपिनियन पे या रिजोल्यूशन पे पहुंचते हैं 2 बार या दोबारा रिकन्सिडरेशन करने के बाद। द नरेटिव इज स्टायर, ये जो नरेटिव है वो एक व्यंग है। ऑन ह्यूमन वीकनेस फॉर मनी एंड एक्सपोजेज हाउ एंड वेयर मनी इज इन्वॉल्व इन मैंस नोबल सेंटिमेंट्स एंड मॉरली एडमायरेबल आइडियल्स सून फेड अवे। ये नरेटिव जो है एक स्टायर है ऑन ह्यूमन वीकनेस, मानवीय कमजोरियों के ऊपर। कौन सी कमजोरी? कि जहाँ भी पैसा मनी एंड एक्सपोजेज, ये जहाँ भी पैसे के लिए जो कमज़ोरी है, और ये बात भी एक्सपोज करती है कि जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ इंसान के जो नोबल सेंटिमेंट्स हैं, जो उच्च विचार हैं और जो उसके मॉरली एडमायरेबल आइडियल्स हैं, जो उसके नैतिक रूप से प्रशंसनीय जो उसके मूल्य हैं, वो सब सून फेड अवे, वो सब फेड अवे, झड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मैन इज़ बेसिकली सेल्फिश एंड मटीरियलिस्टिक, कि मनुष्य जो है बेसिकली मूलभूत रूप से सेल्फिश है और मटीरियलिस्टिक है, वो स्वार्थी है और पदार्थवादी है। एंड फॉर द सेक ऑफ मनी ही कैन रिकन्सिडर एंड इवन चेंज हिज नोबल एंड आइडियल थॉट्स इन हिज एवरीडे सोशल बिहेवियर। और जब पैसे की बात हो तो वो दोबारा सोचेगा, उसके बाद भी दोबारा सोचेगा, और कभी कभी तो अपने नोबल और आइडियल थॉट्स जो हैं, जो उच्च विचार जो हैं, उन्हें भी वो त्याग देगा, उन्हें भी वो बदल देगा। एवरीडे सोशल बिहेवियर में जो उन्हें उच्च लगते हैं उन्हें भी वो बदल देता है। The essay also gives us a deep insight into the business, psychology and philosophy of the world of trade and commerce, where impulse is negation of magnetism and buying and selling is perfectly straightforward matter between dealer and customer। तो हमें इस ऐसे से बिजनेस साइकोलॉजी, व्यापारिक मनोदशा या मानसिकता जो है, मनोविज्ञान है, और फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड, जो ट्रेड का जो वर्ड है उसमें क्या दर्शन लेके चला जाता है, क्या विचारधाराओं से लोग व्यापार करते हैं, उसके अंदर भी हमें इनसाइट देखने को मिलती है। जैसे उसमें कुछ लाइनें हैं, इम्पल्स इज़ द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, कि जब आपके मन में कोई इम्पल्स आ जाए तो उसका इम्पल्स मतलब होता है जब आपके मन में कोई ऐसे विचार आ जाए कि ऐसा करना चाहिए,
मतलब आपको रियल रीज़न नहीं पता लेकिन आप इम्पल्सिव हैं कि ये सही होगा, तब ऐसे चीज़ें जो हैं वो आपको मैग्नेटिज़म यानी कि आपके पैसा कमाने के रास्ते में बाधक होती हैं, वो उसको नेगेटिव कर देती हैं, नेगेशन कर देती हैं। और दूसरी लाइन जैसे ये बीच में से लिए गए कुछ कोटेशन हैं जो हम आगे पढ़ेंगे वो सामने आ जाएंगे। द डीलर आस्क्स एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सटोर्ट। जो डीलर है, बेचने वाला, तो उतना ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य बोलेगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सटोर्ट कर सके, निकाल सके। एंड द कस्टमर हैज़ पेड इट, और कस्टमर जो है उसे पे करना होगा। इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन वट एवर टू द डीलर, और कस्टमर जो है वो भी मतलब कम से कम किसी भी ऑब्लिगेशन में वो उतना पे करना नहीं चाहता, उससे कम पे करना चाहता है। द नरेटिव इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फैंसी, ह्यूमर एंड स्टायर। ये जो नरेटिव है, जो एक किस्से के रूप में ये ऐसे हैं, वो एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फैंसी है, कल्पना, ह्यूमर और स्टायर, व्यंग जो है, इन तीनों का मिक्सचर है। बहुत ही खूबसूरत ये नरेटिव है। तो थर्ड थॉट्स जो है, इस स्टोरी को हम थोड़ा शुरू कर देते हैं। दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय अ फ्रेंड। ये जो स्टोरी है वो मुझे बताई गई थी। अब लेखक जो है ईवी लुकस वो लिखते हैं, खुद की स्टोरी नहीं है, मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे ये सुनाई थी। क्या? इट इज़ माई डेस्टिनी सेड ही, उसने कहा, वो मेरे फ्रेंड ने कहा कि ये तो मेरे भाग्य में ही है, टू बाय इन द डियरेस्ट मार्केट्स एंड टू सेल इफ़ आई सक्सीड इन सेलिंग एट ऑल इन चीपेस्ट। डियरेस्ट होता है महंगे से महंगा, जैसे डीए मिलता है, डियरेस्ट अलाउंस, तो महंगे से महंगाई से मतलब होता है डियरनेस। तो डियरेस्ट मार्केट्स, महंगे मार्केट से ख़रीद के सस्ते मार्केट में बेचना, यही मेरा भाग्य है। अगर मैं बेच पाऊँ तो, अगर मैं बेच ही नहीं पाता, या तो अगर बेच पाता हूँ तब मैं सस्ते में बेचता हूँ, यानी कि घाटे में ही काम होता है मेरा हमेशा, उस मित्र ने कहा। यूजली इंडीड हैविंग टायर्ड ऑफ अ पिक्चर ऑफ अ डेकोरेटिव आर्टिकल आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे। कभी कभी ये होता है, यूजली इंडीड अक्सर या वास्तव में, हैविंग टायर्ड ऑफ अ पिक्चर, जब भी मैं किसी पिक्चर या पेंटिंग या डेकोरेटिव आर्टिकल जो होता है, सजाने की जो वस्तु होती है, जब मैं उससे टायर्ड हो जाता हूँ, थक जाता हूँ उस वस्तु से, आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, मैं अक्सर यही करता हूँ, मुझे वो वस्तु देनी पड़ती है, ऐसे ही देनी पड़ती है, यानी कि बिना सोचे समझे मैं उसे बिना बेचे ही दे देता हूँ कि अब मैं इसका क्या करूँ। ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर अ पर्सन फेवर टू मी, और ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर पर्सन फेवर टू मी, और ऐसे देता हूँ कि सामने वाला, लेने वाला ये कहता है कि उल्टा वो मेरे पे एहसान कर रहा है, ऐसा मतलब उल्टा हो जाता है काम कि फेवर टू मी, कि वो इसे एक्सेप्ट करके मुझसे वो वस्तु लेकर मेरे ऊपर ही एहसान कर रहा है। बट द अदर डे वॉज मार्क्ड बाय एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, लेकिन जिस दिन की ये घटना सुना रहा है उस दिन ये एक एक्सेप्शन था, अपवाद था, वो नॉर्मल नहीं था, अलग थी। ऐसा रोज़ होता है, अक्सर होता है, लेकिन वो दिन अलग था। An exception to this rule so striking, इतना striking that I have been wondering if perhaps the luck has not changed and I am after all destined to be that most enviable thing, a successful dealer। कि यहाँ तक कि उस एक दिन ने मेरे जीवन को ऐसा बदल दिया, ऐसा सोचा मैंने कि कहीं मेरा भाग्य तो नहीं बदल गया है, कहीं मैं, मेरे भाग्य में अब एक बहुत अच्छा डीलर बनना या एक अच्छा व्यापारी बनना तो नहीं, मतलब एनिएबल थिंग, यानी जिसको दूसरे जिसे देख के ईर्ष्या करे, कहीं मेरे भाग्य में वो तो नहीं लिखा, ऐसा मेरे साथ हुआ। इट हैपन दस, अब वो कहानी सुनाता है, हुआ क्या। ये जो स्टोरी है हम नेक्स्ट वीडियो में इसे पूरी पढ़ेंगे। अब तक जो है ईवी लुकस के बारे में आप पढ़िए, उनके बारे में छोटे नोट्स बना लीजिए कि उनका पूरा नाम, उनके मुख्य वर्क्स, उनकी डेट ऑफ बर्थ, वो क्या क्या लिखते थे, किस प्रकार के लेखक थे, और ये जो स्टोरी है उसे पढ़ने, ये जो स्टोरी के रूप में ऐसे है, इसे पढ़ने का, इस नैरेटिव को पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब में, व्हाट्सएप पे, गूगल क्लासरूम पे, तीनों में, कहीं भी। धन्यवाद।